हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो देखिए हमारे पास स्टोचियोमेट्री है। स्टोचियोमेट्री, ठीक है। ये स्पेलिंग भी आपने जो कि याद रखना है। हमारे पास स्टोचियोमेट्री है। तो स्टोचियोमेट्री अक्सर लोग स्टोचियोमेट्री बोलते हैं, स्टेशियोमेट्री बोलते हैं, स्टेक्योमेट्री बोलते हैं बाज़ लोग। मतलब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। यार इंग्लिश है, कोई ब्रिटिश वाला बोलते हैं, कोई अमेरिकन वाला बोलते हैं, कोई क्या अपना इंग्लिश जो है ईजाद करते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, स्टेचियोमेट्री बोल दे, स्टोशियोमेट्री बोल दे, स्टेक्योमेट्री बोल दे, जैसे भी आपने बोलना है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कोई मैटर नहीं करता। अब देखो स्टेचियोमेट्री है, तो स्टेचियोमेट्री हम किसको कहते हैं? डिफिनीशन में आपने लिख ले, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of quantitative analysis which deals with the study of quantitative analysis इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आप क्वांटिटी मेजर करेंगे। इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड स्टेचियोमेट्री। इसको मैं क्या कहूँगा? स्टेचियोमेट्री। इसको मैं स्टेचियोमेट्री कहूँगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड स्टेचियोमेट्री। देखो अपने याद क्या करना है, आपने ये याद करना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी। नहीं, ये तो आपने याद रखना ही है, क्योंकि ये तो आर में शामिल है। एक आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस याद करना है कि मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँगा। क्या करूँगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करूँगा। दूसरे आपने याद रखना है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में करूँगा। किस में करूँगा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो मतलब ये कि अगर आप इसका कंडीशन देके, कंडीशन क्या है स्टेचियोमेट्री का? कंडीशन ये है कि एक रिएक्शन जो है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। आपके पास रिएक्शन कैसा होना चाहिए? ये आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो आपका स्टडी स्टेचियोमेट्री में आ सकता है। दूसरी बात, ये रिएक्शन तो बैलेंस है। दूसरा, ये स्टेचियोमेट्री आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से बता रहा है। क्या? किसके हवाले से? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हेल्प दे सकता है। अगर आप एक रिएक्शन में किसी चीज़ का क्वांटिटी जो है मालूम करना चाहते हो, तो स्टेचियोमेट्री आपका हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर क्वांटिटी फाइंड नहीं करना है, क्वालिटी फाइंड करना है, मतलब कलर्स कैसा है ये फाइंड करना है, तो फिर जो है स्टेचियोमेट्री आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि स्टेचियोमेट्री डील्स किसके हवाले से आपको बता रहा है, तो ये बता रहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से। किसके हवाले से? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से बात कर रहा है, ये एक बात। दूसरा, ये एक रिएक्शन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेगा, लेकिन ये रिएक्शन कैसा होना चाहिए? ये रिएक्शन जो है बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है तो फिर भी स्टेचियोमेट्री आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अब देखो ये क्वांटिटी का मेजरमेंट मैं किस तरह करूंगा। देखो आपके पास एक रिएक्शन है, आपके पास है N2 जो कि मैं बार बार लेता हूं, 3H2 गिव 2NH3। ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन सबसे पहले तो आप देख ले, ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। क्या है आपके पास?
ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन है आपके पास। तो ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर कितना नंबर आप एटम से नाइट्रोजन का 2, यहाँ पर कितना है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। तो इस बात का मतलब ये है कि आपने जो है मतलब जस्ट नंबर आप एटम के हवाले से जो है स्टडी कर लिया, तो ये आपका ये जो स्टडी है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। अब इसका आप मास भी फाइंड कर सकते हो। देखो 2 नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम, इसी तरह 2 नाइट्रोजन का 28 ग्राम, और इसका 6 ग्राम, इसका भी 6 ग्राम, सब NH3 का आपके पास जो है 34 ग्राम आता है 2 मोल्स। तो मतलब मास भी इसमें आया, क्योंकि मास भी रिलेटेड है क्वांटिटी के साथ। द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड मास, इसको हम मास कहते हैं। तो क्वांटिटी भी मास भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं। तो इस सब का स्टडी ये किससे रिलेटेड है, ये स्टोइचियोमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो स्टोइचियोमेट्री क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से बात कर रहा है, ये आपने याद रखना है। स्टोइचियोमेट्री सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से बात कर रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से स्टडी दे सकता है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के हवाले से ये स्टडी नहीं देता, ठीक है। इसके हवाले से ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में किस में करूँगा, हमारे पास एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एक चीज़ का क्वांटिटी भी फाइंड करते हैं, मतलब हम इसका चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और हम इस चीज़ का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस आर कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टोइचियोमेट्री में हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्यों लेते हैं, अनबैलेंस क्यों नहीं ले सकते। एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें ये क्वांटिटी के हवाले से बात कर रहा है। इसके अलावा आप और एक कंसेप्ट लेके देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है, और रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। जैसा कि हमारे पास है, मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव 2HI, ये हमें दे रहा है। देखो ये एक रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन आप स्टोइचियोमेट्री में स्टडी करते हो तो इस रिएक्शन को मैं कहूँगा कि ये रिएक्शन आपके पास है स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है। आपके पास क्या है, आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक, ये आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है। एक बात, ये आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो वो रिएक्शन जो कि स्टोइचियोमेट्री में शामिल है, स्टोइचियोमेट्री में आप स्टडी करते हो, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को मैं स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन कहूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके साथ देखो आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी है और इसमें प्रोडक्ट भी है। तो इस रिएक्टेंट्स को मैं कहूँगा कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स है और ये स्टोइचियोमेट्री के हवाले से रिलेटेड है, तो लिहाजा मैं इसको स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्टेंट्स कहूँगा। स्टोइचियोमेट्रिक, ये आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्टेंट्स है। क्या है आपके पास, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्टेंट्स। इसी तरह ये आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक प्रोडक्ट्स है आपके पास। ये बातें आपने याद रखनी, ठीक है, ये भी अक्सर बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। अब देखो इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ तुम्हें पता है, इसको मैं कहता हूँ कि ये आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या है आपके पास, मैं ST लिखूंगा,
स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है आपके पास, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ही आपके पास स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब देखो अगर इसका अमाउंट गिवन है कि ये आपके पास 2 ग्राम है या 6 ग्राम है, जो भी है, इसका मतलब 30 ग्राम है, या मतलब अमाउंट इसका गिवन है, तो इस अमाउंट को मैं कहूँगा कि ये आपके पास स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है। क्या है आपके पास? स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट। तो ये भी आपने याद रखना है। ये सब बातें रिलेटेड है स्टोइचोमेट्री, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक रिएक्टेंस, स्टोइचोमेट्रिक प्रोडक्ट, स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन। इसी तरह इसके अलावा अगर और भी कंसेप्ट है तो मतलब सिर्फ स्टोइचोमेट्रिक लगा दे और उसके साथ ओ नाम लगा दे, तो ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों इस्तेमाल होते हैं स्टोइचोमेट्री में। शाबाश, इनको लिख ले, मिटाते हैं, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। देखो अपने पास लिख के क्वेश्चन आपके पास ये है, वाई क्यू जो है, वाई द concept of balance chemical reaction, क्यों concept of balance chemical reaction जो है, concept of balance chemical reaction are useful, ये जो है इस्तेमाल होता है, are useful in stoichiometry, स्टोइचोमेट्री में क्यों concept of balance chemical reaction इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि इन स्टोइचोमेट्री द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस केमिकल आर यूजफुल व्हाइल द कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन आर नॉट यूजफुल। इस तरह लिखना है। फिर हेडिंग देना है रीजन, रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन आपके पास ये है, देखो रीजन आपके पास ये है, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि हमारे पास जो है बिकॉज बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है ओबे, ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करता है, वाइल और दूसरी तरफ वाइल अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन डज नॉट ओबे, ये आपके पास जो है ओबे नहीं करता, डज नॉट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये ओबे नहीं करता। कैसे? देखो यहाँ पर लिखे कि आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये आपके पास बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह अपने पास यहाँ पर लिखते कि आपके पास यहाँ पर अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इस यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास N2 है। आप कहेंगे कि सर फिर ये एग्जांपल ले लिया, अरे इसका सब कुछ मुझे याद है तो इसलिए मैं लेता हूँ। ठीक है, 3H2 अपने लिया और ये यहाँ पर जो है 2NH3 जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 2NH3 प्रोड्यूस करता है, ये आपने ले लिया। अब देखो इसका मास कितना है, ये आपके पास एक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए N2 है प्लस H2 है, NH3 दे रहा है, तो ये आपके पास अनबैलेंस है। ये आपके पास 28 ग्राम है, ये आपके पास 2 ग्राम है, तो 3 का 6 ग्राम आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2NH3 का मास 34 ग्राम आता है। ठीक है, तो मतलब 28 और 6 इससे भी 34 ग्राम आता है, तो 34 ग्राम इज इक्वल टू द 34 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 28 ग्राम है और यहाँ पर आपके पास 2 ग्राम है, यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है 17 ग्राम, तो मतलब 30 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर 30 ग्राम मास है, प्रोड्यूस हो रहा है 17 ग्राम। यहाँ पर आप देखिए 34 ग्राम है, 34 ग्राम से प्रोड्यूस हो रहा है 34 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट साइड पर भी 34 ग्राम है, प्रोडक्ट साइड पर भी 34 ग्राम है, यहाँ पर आप देखिए रिएक्टेंट साइड पर 30 ग्राम है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पर 17 ग्राम है। बाकी मास कहाँ गया? बाकी मास तो गायब हो गया, जब हमारे चूह गायब, कहाँ गया भाई? तो इसमें आप देखें मास जितना रिएक्टेंट्स का है उतना प्रोडक्ट का है, तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो गया।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको यह बता रहा है कि मास के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास पहले मास N2 और H2 का 30 था, अब NH3 का इतना है, तो मतलब गायब हो गया, मास का डिक्रीज हो गया, खत्म हो गया। इसका मास यहां पर देखो H2 और N2 का 34 है, अब NH3 फॉर्म में दूसरे फॉर्म में भी 34 है, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, मास फिर भी 34 है, रिएक्टेंस चेंज होगा। यहां पर मास देखिए 30 है, फिर 17 है, कम हो गया। तो स्टोइचियोमेट्री में हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास मास का कैलकुलेशन जो है ये सही तरीके से हो जाए, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अप्लाई होता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया साइंटिस्टों? समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट अपने पास नोट करें। आपके पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन आपके पास देखो ये है कि PCl3 प्लस Cl2 गिव PCl पाइप, ये आपको PCl पाइप दे रहा है, ये आपके पास एक रिएक्शन है। अब देखो इसमें इस रिएक्शन में ये आपके पास 1 मोल प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब होगा 1 मोल, ऐसा नहीं कि 1 PCl3 मौजूद है, ठीक है, 1 मोल PCl3 रिएक्शन करता है 1 मोल Cl2 के साथ, और 1 मोल आपके पास 1 मोल PCl पाइप जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ मोल है, मोल के केस में। इसके अलावा अगर मैंने को हमारे पास इन टर्म ऑफ पार्टिकल के केस में मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये हमारे पास देखो 1 मोल है, तो 1 मोल को मैं 1 Na भी लिख सकता हूं, तो हमारे पास 1 Na PCl3 जो है मौजूद है। 1 Na PCl3 का मतलब ये है कि 6.023 × 10⁻23 PCl3 मौजूद है। इसी तरह 1 मोल तो 1 NaCl2 मौजूद है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 6.023 × 10⁻23 Cl2 मौजूद है। अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास 1 मोल है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि हमारे पास 1 NaPCl5 जो है प्रोड्यूस होता है। 1 NaPCl5 का मतलब ये है कि 6.023 × 10⁻23 PCl5 जो है प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह मैं भी लिख सकता हूं। तो रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट है वो आपको नंबर ऑफ मोल दिखाता है, ऐसा नहीं कि 1 PCl3 है या ये है। अगर ये रिएक्शन है कि H2 प्लस N2 गिव 2NH3 ये है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि 3 मोल आपके पास क्या है, 3 मोल H2 रिएक्शन करता है 1 मोल N2 के साथ, और हमारे पास 2 मोल NH3 जो है प्रोड्यूस होता है, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्शन का कोएफिशिएंट आपको नंबर ऑफ मोल दिखाता है, और उस नंबर ऑफ मोल को आप इन टर्म ऑफ Na भी रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म ऑफ पार्टिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ मास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को आप मास में लिख लेना, 1 मोल का मास कितना होगा तो मास लेके, 1 मोल Cl2 का मास कितना होगा, 1 मोल PCl5 का मास कितना होगा तो मास आप लिख लें। इस तरह आप लिख सकते हैं। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोले समझ में आ रहा है? यहां तक आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट लेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। हमारे पास फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट, ऑर्बिटल हमारे पास है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसने देखा है या नहीं देखा। मैंने भी देखा है यार, मैं बरसों जा रहा था, रास्ते पर कॉलेज में जा रहा था, तो वहाँ पर 2-3 इलेक्ट्रॉन मुझे सामने आ गए और वो तो स्माइल कर रहे थे कि अरे सर मुझे देखो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन किसी ने भी नहीं देखा है तो डिस्कवर किस तरह हो गए? क्वेश्चन आ रहा है ना, दिमाग में क्वेश्चन आता है,
किसने डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन, किस तरह डिस्कवर कर दिया, ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर कर दिए, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर कर दिया। ये भी कंसेप्ट है कि एटम के डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे। अरे सर ये कैसे, सब कंसेप्ट के हवाले से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मुकम्मल डिटेल के साथ, ऑर्बिटल, सब शेल, शेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का कंसेप्ट हम मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास एटम है, एटम में कितना हिस्सा खाली है। तुम्हें पता है 99% एटम हमारे पास खाली है। मतलब ये जितने भी चीजें आपको नजर आते हैं, तो एक एक एटम में अगर 99% एरिया खाली है, तो आप सोच कर ले ये सब चीजें तो हमारे पास खोखला होना चाहिए, फिर भी हमारे पास ये खोखला क्यों नहीं है। अगर एटम में 99% एरिया खाली है, तो फिर इस दीवार के आर पार मैं क्यों नहीं जा सकता, ये मुझे रोकता है। इस कंसेप्ट को भी स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मुझे भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको करूंगा, अल्लाह आपको भी डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, जो भी आपका सपना है वो बना दे, साइंटिस्ट बना दे, ताकि आप नोबेल प्राइज़ गेन कर ले। और मुझे भी दुआ करते रहे ताकि मेरा जो सपना है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।